हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किस तरह से कितना आसान है। तो पहले मैं ये सब बताए बिना मैं आपको ये एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा इस पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ अ वाल। ये देखिए वाल है, वाल का सेक्शन दिया हुआ है। इस वाल का आपको जो है डिटेल एस्टिमेट बनाना है। बिल्डिंग का वाल है। फ्रॉम गिवन प्लान एंड सेक्शन, ये जो सेक्शन दिया हुआ है इसको देख करके जो है आपको एस्टिमेट बनाना है। एंड जनरल स्पेसिफिकेशन क्या है कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाल है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाल है, ठीक है, इसमें डायमेंशंस वगैरह लिखे हुए हैं। तो इस सेक्शन को देख करके आप सब चीज़ आपको पता नहीं चलेगा, कुछ चीज़ जो है हिडन होती है। तो इसलिए और भी क्लियर करने के लिए कि क्या मटेरियल लगेंगे, किस प्रोपोर्शन का मटेरियल लगेगा। जैसे यहाँ पे कंक्रीट आपको सेक्शन में दिख रहा, लेकिन किस ग्रेड का कंक्रीट लगेगा, किस प्रोपोर्शन का लगेगा, और कंक्रीट जो होगा वो सीमेंट कंक्रीट होगा या फिर लाइम कंक्रीट होगा। तो इसे क्लियर करने के लिए अलग से लिखना होता है कि जो भी आइटम उसमें लगा हुआ है, कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। तो आपको ड्राइंग के साथ अलग से अटैच रहते हैं या फिर ड्राइंग में ही लिखा हुआ रहता है स्केचिंग करके। तो इस तरह से जो आपको लिखा हुआ मिलता है उसके हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। जो ड्राइंग के साथ रहता है वो और भी क्लियर करता है ड्राइंग को कि कौन सा मटेरियल है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हम फाउंडेशन कंक्रीट सेल बी ऑफ लाइम कंक्रीट। ये जो फाउंडेशन में आपका जो दिख रहा है वो क्या है, वो लाइम कंक्रीट है। फाउंडेशन एंड प्लिंथ सेल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटर। और ये जो ब्रिक वर्क है आपका, ईंट का जोड़ाई का जो काम है वो कौन सा ब्रिक का है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है। तो इस ड्राइंग को देख करके कौन सा ब्रिक है वो तो पता नहीं चल रहा, तो उसे अलग से लिख दिया गया है स्पेसिफिकेशन में। और किस में है, कौन सा मोटर में है, लाइम मोटर में। डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी, आप समझ रहे हैं डीपीसी क्या होता है कि जब प्लिंथ तक आते हैं तो प्लिंथ तक आने के बाद दीवार के चारों ओर एक कंक्रीट का लेयर दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि ग्राउंड का मॉइस्चर ऊपर दीवार में ना चढ़ सके। तो उसे बोला जाता है डीपीसी। और ये जो होता है जहाँ पे ओपनिंग होता है वहाँ पे नहीं दिया जाता, जहाँ पे कंटिन्यूअस वॉल होता है वहाँ पे दिया जाता है। जैसे गेट का ओपनिंग पे नहीं रहेगा, लेकिन दीवार जैसे जैसे जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ डीपीसी दिया हुआ रहता है। तो ये डीपीसी है 2.5 mm का, सीमेंट कंक्रीट का है, और उसका रेशियो क्या है, 1:3। और उसके साथ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड भी मिला दिया जाता है। सुपर स्ट्रक्चर जो है, ये जो आपको सुपर स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटर, यानी कि चूना वाला जो मसाला है उसी के साथ जो है ईंट की जोड़ाई की गई है प्लिंथ के ऊपर वाले में भी। वाल फिनिशिंग, जैसे कि इनसाइड वाल जो है 12 mm सीमेंट प्लास्टर है। तो ये सब एस्टिमेटिंग देख करके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आपको मोटा मोटी आइडिया ये लग सकता है कि प्लास्टर कितने mm का होता है, किस रेशियो में होता है। ये सब चीज़ को भी आप नोट करते जाना, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इनसाइड जो वाल है, यानी कि घर के अंदर जो वाल दिख रहा है वो फेस जो है वो 12 mm सीमेंट प्लास्टर है। उसका प्रोपोर्शन क्या है, 1:6। और वाइट वाश्ड और 3 कोट, 3 कोट में जो वाइट वाश्ड है। और बाहर में भी जो है 12 mm का ही सीमेंट प्लास्टर दिया गया है, ठीक है, और वो 2 कोट्स में है, ठीक है। तो सीमेंट प्लास्टर अंदर और बाहर में थोड़ा वो डिफरेंस होता है, उसे मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो मैं बताऊँगा। और ये सब चीज़ जो है जब आप क्वांटिटी निकाल लोगे डिटेल एस्टिमेट के लिए, आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल एस्टिमेट मतलब कि किस अमाउंट में क्या लगा, ईटा ब्रिक वर्क कितनी लगी, सीमेंट कंक्रीट कितनी लगी, ठीक है, अर्थवर्क कितना मात्रा में मिट्टी का कुड़ाई हुआ। तो ये सब निकालने के लिए स्पेसिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, बस मात्रा निकालना। मात्रा निकालने के बाद
जब हर एक आइटम का हमें क्वांटिटी मिल जाता है तो उसके बाद निकालना होता है अमाउंट। अमाउंट कहने का मतलब कि इतना क्वांटिटी, इस आइटम का इतना क्वांटिटी का काम कराने में मुझे कितना पैसा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें अमाउंट मिल जाता है। और इस तरह से हर एक आइटम का किया जाता है और उसके बाद सब कुछ सब कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना खर्चा मिलेगा। इसे बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आगे एस्टीमेट के सैंक्शन के लिए। ठीक है, जो भी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और विभाग को जाता है तो वो डिटेल एस्टीमेट तो जाता ही है, लेकिन मुख्य रूप से अब्स्ट्रैक्ट को देखा जाता है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल एस्टीमेट इस वॉल का बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा टाइम ले करके और डिटेल में समझाना चाहूँगा। तो हम जब डिटेल एस्टीमेट निकालेंगे तो हमारे सामने जो भी मैप है, क्रॉस सेक्शन है और ये प्लान है वो रहेगा। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। आप टेबल बना भी सकते हो और नहीं भी, बिना टेबल बनाए भी आप डिटेल एस्टीमेट निकाल सकते हो बारी बारी करके। बस सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए। सीक्वेंस कहने का मतलब कि जब भी आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे तो पहले आप फाउंडेशन की खुदाई करोगे, एक्सकवेशन करोगे। तो इस तरह से ये दीवार जब खड़ा हुआ होगा तो पहले क्या किया गया होगा, चारों तरफ से लेआउट करके मिट्टी निकाली गई होगी, है ना। एक्सकवेशन किया गया होगा तो पहले हम उसका अमाउंट निकालेंगे एक्सकवेशन का। उसके बाद एक्सकवेशन हो जाती है तब क्या होता है, फिर चारों तरफ से ये कंक्रीट बिछाया जाता है। ठीक है, जिसको मड मेटिंग कहते हैं, है ना, वो दे दिया गया तो पहले उसका अमाउंट हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, यानी कि ज़मीन के नीचे जो ईंट की जुड़ाई हुई पहले उसे निकालेंगे। तो उसमें क्या है, ये फर्स्ट फुटिंग है, नीचे से हम काउंट करेंगे, ये सेकेंड फुटिंग है। और दूसरा है कि अप टू प्लिंथ लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और ये प्लिंथ लेवल है। तो प्लिंथ लेवल तक आने के लिए आपको कितना ईंटा जोड़ना पड़ा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और फिर प्लिंथ तक, ये निकल गया। उसके बाद हम ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकालेंगे, यानी कि ज़मीन से ऊपर हमें कितना ईंट की जुड़ाई करनी पड़ी। उसके बाद हम निकालेंगे प्लास्टर। अब जब ईंट की जुड़ाई हो गई तो दोनों तरफ प्लास्टर आउटसाइड, यानी कि जो बाहर तरफ दिख रहा है, घर के बाहर जो फेस है उसमें किस तरह का प्लास्टर हुआ, कितना प्लास्टर हुआ। और उसके बाद हम इनसाइड प्लास्टर निकालेंगे। उसके बाद टाइल्स, मार्बल और बहुत सारे आइटम्स होते हैं बिल्डिंग में, लेकिन मैं बस प्लास्टर तक निकाल के आपको मोटा मोटी जो आइडिया होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आइटम है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हमने ये टेबल बना लिया। आप अपना सुविधा अनुसार आप बना भी सकते हो, नहीं भी। टेबल कैसे बना, आइटम नंबर, कौन सा आइटम मैं ले रहा हूँ, कौन सा वर्क मैं ले रहा हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, उस आइटम का नाम, तो ये है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। उसके बाद नंबर। इस तरह के वाल, अगर 10 दीवारें, हमें 10 वाल इस तरह के अगर बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, और सेम डायमेंशन सेम सब कुछ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक ही दीवार का निकालेंगे और जितने दीवार रहेंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए यहाँ पे नंबर का ऑप्शन दिया गया। और जब आप डिटेल एस्टीमेट निकालते हो तो इसमें कुछ स्पेशलिटी होना ज़रूरी नहीं है। आपने जो अंडर 10, 8, 9, 10th क्लास में जो आपने मेंसुरेशन पढ़े हैं, क्षेत्रमिति पढ़े हैं, क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब घन, रेक्टेंगल, ये सभी का एरिया, आयतन, ये सब जो आपने निकाला है, बस इसी का यूज़ है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। और लेकिन हाँ, ये सब का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है ना, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। इसलिए ये जो है लेंदी है, बहुत लंबा है किसी भी चीज़ का एस्टिमेट निकालना, लेकिन है आसान। जो आपने 8, 9, 10 में क्षेत्रमिति पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़े हैं, उसी फार्मूला का यूज़ करके हम निकालेंगे। तो हम उनको निकालना है। पहला एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, यानी कि इस वाल के फाउंडेशन जब हम करेंगे तो मिट्टी की कितनी कुड़ाई हुई। ठीक है, तो ज़मीन के नीचे जितना गया होगा तो उसको निकालने के लिए हम कितना लंबा दीवार है वो, उसके बाद कितना चौड़ा उसे कोड़ा गया है और कितना ज़मीन के नीचे कितना कोड़ा गया, वो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपका जो वॉल्यूम है मिट्टी कितना निकाला गया है वो निकल जाएगा। आपने बहुत सारे 10th क्लास में बनाया है, कुआं से मिट्टी निकाला गया, चबूतरा बनाया गया, तो उससे तो ये आसान है, बस क्यूबॉइड टाइप से है, LBH गुना कर देना है। तो इसका लंबाई कितना है, इसका प्लान आप देखिए, प्लान में जो है दीवार जो 6 मीटर लंबी है, ठीक है। नंबर क्या है, एक ही है, एक ही दीवार है, और लंबी कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई, ये लंबा हो गया, ये चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, 80 सेंटीमीटर। सबसे नीचे का जो पोर्शन है कंक्रीट की जो चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर है, तो वो ग्राउंड से एकदम नीचे तक कितना खोड़ा गया होगा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर। हाइट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि ये है ग्राउंड लेवल, तो जहाँ तक ज़मीन दिख रहा है उसके नीचे से ही कोड़ते हैं हम। तो ये देखिए, ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड के नीचे हम कितना गए, 20, 20, 40, 20, 60, 30, 90, यानी कि कितना सेंटीमीटर नीचे गया, 0.9 मीटर, अगर मीटर में बदलेंगे तो। अब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो ठीक है, मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे। आप दूसरा आइटम जो है आपका क्या है, इसके बाद है सीमेंट ये लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो एक दीवार है तो एक ही लाइम कंक्रीट भी है, ठीक है। और लंबाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 6 मीटर होगा, चौड़ाई जो है 0.8 मीटर होगा, लेकिन पूरा ज़मीन तक तो वो जो कंक्रीट है, मड मेटिंग है, वो नहीं किया जाता है, जो कुछ ही ऊंचाई तक किया जाता है, और वो कितना किया गया, 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई 6 मीटर हो गया, चौड़ाई 0.8 मीटर हो गया, लेकिन देखिए इसका ऊंचाई जो है कितना है, ये है 30 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो इस तरह से हमने सेकेंड आइटम, दूसरा आइटम जो लाइम कंक्रीट था वो निकाल लिया, ठीक है। अब तीसरा नंबर आपको समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में इस तरह से हम निकालेंगे, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, और उसके बाद अप टू प्लिंथ। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में हम निकालते हैं फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग में आपका जो लंबाई है वो तो 6 मीटर ही होगा। चौड़ाई देखिए, ये चौड़ाई थोड़ा घट गया है ना, चौड़ाई हो जाएगा इसका 'ये जो ऑफसेट है वो है 10-10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर, 10-10 सेंटीमीटर का है, तो दोनों तरफ से 10-10 सेंटीमीटर घटेगा। ये जो ऑफसेट है ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ से 80 में 10-10 यानी 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि नंबर 1 होगा, लेंथ हो गया 6 मीटर और ये हो गया 0.6 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार हम निकालेंगे सेकेंड फुटिंग। इसके बाद जो ऑफसेट है वो 5-5 सेंटीमीटर है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये चूँकि 60 है और फिर इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 5-5 दोनों में से घटा देंगे दोनों तरफ से, तो 10 घट जाए यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया, लंबाई तो वही रहेगा जो दीवार का लंबाई है,
और जो इसकी चौड़ाई हो गई वो 10 सेंटीमीटर घट गई, यानी कि 0.5 मीटर, चूँकि दोनों तरफ से फर्स्ट फुटिंग के बाद 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर कम हो गया। उसके बाद सेकेंड फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग की जो डेप्थ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे अप टू प्लिंथ। अप टू प्लिंथ, तो अप टू प्लिंथ क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट अप टू ग्राउंड लेवल, सेकेंड हो जाएगा अप टू प्लिंथ लेवल, यानी कि यहाँ से हम पहले यहाँ तक आएंगे, ग्राउंड लेवल तक आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर तक जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर एक ही बार कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका डायमेंशन बदल नहीं रहा, सेम ही है। तो अप टू प्लिंथ ही हम करते हैं, बारी बारी से नहीं करेंगे हम इसे। तो अप टू प्लिंथ तक करने के लिए आप खुद सोचिए तब तक क्या होगा इसका डायमेंशन। बस घनाभ का जो फार्मूला है LBH वही लगाते जाना है और कुछ नया नहीं है। अप टू प्लिंथ में एक नंबर तो एक हो गया दीवार का, लेंथ 6 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, और इधर भी जो है 5 सेंटीमीटर ऑफसेट घट जाएगा। तो 50 था, 5 5 10 घट गया, यानी कि 40 हो गया, यानी कि 0.4 मीटर। अप टू प्लिंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए ये 20 हो गया ग्राउंड लेवल तक। उसके बाद ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक कितना, 60, दोनों को जोड़ देंगे 60 20 80, यानी कि 0.8 मीटर। बुक में जो है पहले यहाँ तक लिया है, फिर बाद में वहाँ तक लिया है, लेकिन चूँकि डायमेंशन सेम है तो आप दोनों को जोड़ के एक साथ आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क वाला जो आइटम है वो निकाल लिया है। तो इस प्रकार हम तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके कितना क्वांटिटी लगा अर्थवर्क इन एक्सकवेशन में वो निकाल लेंगे। कंक्रीट लाइम कंक्रीट फाउंडेशन में कितना देना पड़ा वो निकाल लेंगे, L/B/H करके, यानी कि घनाभ का आयतन का फार्मूला लगा करके। ठीक है, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग अप टू प्लिंथ। तो ये कौन सा आइटम था, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो हम सभी को जब जोड़ेंगे तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन में है ना टोटल कितने ब्रिक वर्क करनी पड़ी, तीनों को जोड़ देंगे 3.24, ये हो गया टोटल क्वांटिटी। तो ब्रिक वर्क जो लगा आपका फाउंडेशन में, यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे, ज़मीन के नीचे, वो कितना 3.24। इसके बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो है आपका क्या होगा, यहाँ तक हमने जोड़ाई कर दी। अब क्या करेंगे हम, दीवार के चारों तरफ हम वो लाइम कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट का पतली सा जो लेयर होता है 2.5 mm का, वो हम देंगे, ताकि मॉइस्चर जो है DPC इसलिए दिया जाता है कि मॉइस्चर जो है दीवार के ऊपर ज़मीन से न चढ़े। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए, वो कैपिलरी एक्शन को ब्रेक करने के लिए हम दीवार के चारों तरफ जो है अलोंग द वॉल हम DPC प्रोवाइड करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। तो इसके बाद ये प्लिंथ लेवल आ गया, तो वो काम प्लिंथ पे ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 2.5 सेंटीमीटर DPC, सॉरी 2.5 mm DPC है आपका। वो क्या है, सीमेंट कंक्रीट का है, और उसका रेशियो है 1:1.5:3। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 1:1.5:3 का जो रेशियो होता है वो किस ग्रेड के कंक्रीट का होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 निकालेंगे, इसका लंबाई भी 6 मीटर ही होगा, पूरा अलोंग द दीवार देना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दीवार का एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई दरवाज़ा ना कोई ओपनिंग है, अगर ओपनिंग रहता तो उस ओपनिंग तक हमें DPC नहीं देना होता है, उसे हम डिडक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे वॉल का करना है तो वॉल में केवल वॉल का करना है, इसमें दूर है नहीं, इसीलिए पूरा हो जाएगा 6 मीटर। चौड़ाई क्या है, तो यहाँ पे भी जो है 5-5 सेंटीमीटर घटेगा इस फुटिंग में, तो 50 से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, जो प्लिंथ लेवल का जो चौड़ाई है वही होगा।
और चूँकि इसका कोई मोटाई नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसे स्क्वायर मीटर में मापते हैं, यानी कि 6 चौक 24 यानी 2.4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें क्या है, सुपर स्ट्रक्चर इन ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। हमने डीपीसी तक जो भी डिटेल एस्टिमेट था वो हमने निकाल लिया। अब डीपीसी के बाद क्या होगा, ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो हो गया 5वां नंबर आइटम आपका। फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे भी आप खुद निकाल सकते हो। नंबर क्या है, एक वाल है, लंबाई क्या होगी प्लान से जो 6 मीटर है वही होगी, ठीक है। चौड़ाई आप देखिए 40 के बाद दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर का ऑफसेट जो है घट गया, तो दोनों तरफ से 5-5 घटा यानी कि 10 सेंटीमीटर घट गया, ठीक है। तो 40 में 10 गया तो 30, लेकिन जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर। हाइट आपका दिया हुआ है कितने है, प्लिंथ लेवल के ऊपर 3.5 मीटर, 3.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना क्वांटिटी हुआ वो आप निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद जो आइटम है वो हम क्या करेंगे, बाहर और अंदर प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर क्या होता है, उसको एरिया में हम मेजर करेंगे, क्योंकि फेस में किया जाता है, अंदर में अलग प्लास्टर और बाहर के लिए अलग से हम निकालेंगे, ठीक है। तो 12 mm प्लास्टर ऑफ सीमेंट सैंड। नेक्स्ट आइटम क्या है, 12 mm प्लास्टर ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ठीक है। प्लास्टर जब भी होता है तो आपका सीमेंट के मसाले से ही होता है, ठीक है। तो वो अब हम अलग अलग करेंगे। एक हो जाएगा इनसाइड, तो इनसाइड प्लास्टर जब हम करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि 6 मीटर जो है लंबा है। तो प्लास्टर जब करेंगे तो उसका जो मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, जैसे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं वैसे। तो दीवार पे प्लास्टर करना है तो कौन सा 2 डायमेंशन लेंगे, एक लेंगे कि कितनी लंबी दीवार है और दूसरा कितनी ऊंची दीवार है, ठीक है। तो इनसाइड जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लिंथ लेवल के ऊपर जो दीवार है वो 3.5 मीटर है, ठीक है। अंदर में हम प्लिंथ के ऊपर ही प्लास्टर करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान देना कि आप अपने घर के एंट्रेंस पे जब खड़े होते हो, जस्ट मेन गेट पे, तो आपका घर का जो फ्लोर होता है, ठीक है, वो जो ग्राउंड लेवल होता है, बाहर का जो सटा हुआ जो आपका गली है, ठीक है, रोड है, उससे कुछ ऊंचाई पे होता है, ठीक है। तो जब अंदर में आप प्लास्टर करोगे तो आपका जो फ्लोर है उसी से ऊपर की ओर करोगे, फ्लोर के नीचे आप नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन जब बाहर में आप प्लास्टर करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अंदर इनसाइड है तो यहाँ पे टाइल्स बिछा हुआ है, तो जब हम प्लास्टर करेंगे दीवार में इस तरफ से तो यहाँ से प्लास्टर करेंगे, ठीक। लेकिन जब बाहर में करते हैं तो बाहर में क्या होता है कि आप बाहर का जो ग्राउंड लेवल होता है वो प्लिंथ लेवल से नीचे होता है, और दीवार जो होता है ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच बाहर से दिखता है, अंदर में नहीं दिखता है, चूँकि वो प्लिंथ लेवल पे ही पूरा फर्श टाइल्स वगैरह बिछा हुआ रहता है। लेकिन बाहर में उस लेवल पे नहीं रहता है, बाहर में ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल का बीच का जो पोर्शन है आपका दीवार का, ये देखिए आउटसाइड में, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आउटसाइड में क्या है कि ये प्लिंथ लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है। तो बाहर में तो टाइल्स वगैरह नहीं बिछाया रहता, सीधा ग्राउंड दिखता है। तो ये जो पोर्शन है आपका दीवार का वो बाहर से दिखने पर दिखता है, लेकिन अंदर से ये इतना भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो बाहर में जब आप प्लास्टर करोगे तो उसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ जाएगी। कितने उसमें क्या ऐड हो जाएगा, प्लिंथ का लेवल ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है वो जुड़ जाएगा, वो उतना क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
तो उसी तरह से हम अंदर की तरफ कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ हम ये 3.5 मीटर ही ऊंचाई लेंगे और लंबाई 6 मीटर। एक नंबर एक ही फेस ले रहे हैं हम 6 मीटर, और ये ऊंचाई नहीं, सॉरी चौड़ाई नहीं, हम ऊंचाई लेंगे दीवार का, तो वो कितना है 3.5 मीटर। ठीक है। आउटसाइड जब हम लेंगे तो 6 मीटर ही लंबा होगा, लेकिन हाइट जो है ये तो 3.5 मीटर है ही, लेकिन बाहर से देखने पर जस्ट मैंने अभी बताया कि अंदर से आपका प्लिंथ है, यहाँ पे टाइल्स मार्बल सब बिछे रहते हैं, अंदर आपको नहीं दिखेगा, तो 3.5 मीटर ही मुझे आपको प्लास्टर करना रहेगा। लेकिन बाहर में आपका घर का जो फर्श है, फ्लोर है, और बाहर आपका जो सटा हुआ रोड है, गली है, वो जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे होता है, और वो ग्राउंड लेवल और आपका फर्श का बीच का जो पोर्शन है वो बाहर से दिखता है, अंदर से नहीं दिखता वो चीज़, लेकिन बाहर से दिखता है, तो उस पोर्शन में भी आपको प्लास्टर करना है। तो ये पोर्शन कितना है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बाहर वाला प्लास्टर में क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6, 6 5 11 हाथ में 1 3 1 4 यानी कि 4.1 मीटर आपको करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि और 10 सेंटीमीटर बाहर की तरफ ज़्यादा करते हैं। ग्राउंड लेवल में जितना आपको दिखता है, कहीं कम कहीं बेसी होता है, तो कहीं ज़्यादा नीचे होता है, कहीं ज़्यादा ऊपर होता है, ग्राउंड इरेगुलर शेप में होता है, इसलिए हम 10 सेंटीमीटर बढ़ा करके एस्टिमेट बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 0.1 मीटर हम और जोड़ देंगे, 4.2 मीटर। तो बाहर के लिए जो प्लास्टर का जो डायमेंशन होगा वो 6 मीटर लंबाई हो गया, और जो ऊंचाई होगा वो 4.2 मीटर। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलसी आपके हाथ में है ही, रेक्टेंगल का एरिया जैसे निकालते हैं उसी तरह से 6 × 3.5 करना, 6 × 3.5 इक्वल्स टू 21, 6 × 4.2, 6 × 4.2 इक्वल्स टू 25.2। टोटल प्लास्टर क्या हो जाएगा जोड़ सकते हैं आप। और ये आपका जो सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है वो 6 × 0.3 × 3.5 6.3 मीटर क्यूब में है, और ये जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्लास्टर भी निकाल लिए। और नेक्स्ट जो आइटम है आपका वाइट वॉशिंग 3 कोट्स इनसाइड। अंदर की तरफ जो आपको वाइट वॉशिंग करना है, जिसे हम पुचाड़ा कहते हैं वो। ठीक है। तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ आपने जितना फेस में आपने प्लास्टर किया है, सेम उसी फेस में आपको क्या करना है प्लास्टर करना है। ऐसे भी मीटर स्क्वायर में ही मेजर करना है, यानी कि एरिया में। तो सेम डायमेंशन होगा, 1 6 लंबाई हो गया और 3.5, चूँकि अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ वो फेस क्या रहेगा 3.5 ही रहेगा, और ये 21 मीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो है कलर वॉशिंग 2 कोट्स ओवर 1 कोट ऑफ वाइट वॉशिंग अबव GL, यानी कि आउटसाइड में आपका है। तो आउटसाइड में क्या होगा कि 6 मीटर तो होगा ही, लेकिन जो ऊंचाई होगा अबव GL उसमें 0.6 जोड़ देंगे तो 4.1 हो जाएगा डायमेंशन। ठीक है। तो 4.1 हो जाए तो 6 एकदम 6 6 24। ठीक है। यानी कि 24.6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जितने भी आइटम थे सभी के डिटेल एस्टिमेट निकाल लिए, क्वांटिटी भी निकाल लिए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिससे एस्टिमेट से काम होता है, सैंक्शन होता है, अप्रूवल होता है, और जब ऑडिट होता है यानी कि बाहर से लोग चेक करने आते हैं, तो इतना सारा जब आप काम कर रहे हो कहीं पे तो इतना सारा आप एस्टिमेट नहीं देखने जा रहे हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट देखते हैं कि कौन सा आइटम में कितना क्वांटिटी का काम हुआ और कितना रेट दिया गया और कितना खर्चा आया। ठीक है। तो वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन वो चीज़ करने के पहले आपको डिटेल एस्टिमेट आपको कैसे निकलता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो चीज़ करना जो है 1 मिनट का काम है, वो तुरंत हो जाता है। बस यहाँ से आपको क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी में रेट से गुना करना है, और वो रेट जो होता है वो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग होता है। आप खुद से रेट नहीं तय करते हो, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक स्टेट के लिए, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है
एक SOR होता है, शेड्यूल ऑफ रेट, उसमें लिखा रहता है कि इस आइटम में इस तरह इस स्पेसिफिकेशन में काम हो तो इसका रेट क्या है, ठीक है। तो उससे हम रेट लेते हैं और उसको हम जब एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो लिखा जाता है, क्वांटिटी तो लिख दिए, उसके बाद जब रेट लिखते हैं तो और कहाँ से लिए हैं तो उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि फ्रॉम दिस SOR क्लाउज नंबर ये, ठीक है। तो उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करते हैं तब जा कर के हमें अमाउंट निकलता है। तो वो 2 मिनट का काम है, लेकिन रेट हमें SOR से लेना होता है, शेड्यूल ऑफ रेट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेड्यूल ऑफ रेट का जो बुक होता है वो मैं दिखाऊंगा, झारखंड सरकार का। ये हम जो निकालेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जो है पूरा वर्क होता है, ठीक है। और लेखा जोखा में जो है इसी में यूज़ किया जाता है। तो जो भी आपका ऑफिस से क्लर्क होंगे, अकाउंट्स ऑफिसर होंगे, सब इसी को लोग देखते हैं और इसी से बिल वगैरह किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग बिल वगैरह पास होता है। तो ये डिटेल एस्टिमेट बनाने के बाद 1 मिनट का काम है, ये तुरंत हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट में हम क्या करेंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट रहता है और यही फॉर्मेट रहता है। आपको डिटेल एस्टिमेट में फॉर्मेट बना भी सकते हो नहीं, लेकिन इसमें एक फॉर्मेट ये होता है, पहले आइटम नंबर कौन सा आइटम है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यानी कि जो आइटम है उस वर्क का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना SOR से, कि SOR का किस पेज में किस क्लॉज से आप ये आइटम दे रहे हो, ताकि उसी के अनुसार यहाँ पे हम रेट डाल सकें। फिर क्वांटिटी आप जो डिटेल एस्टिमेट इसके पहले निकाले वहाँ से लेंगे, उसके बाद यूनिट की इस आइटम को किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर क्यूबिक की, मीटर स्क्वायर में, है ना, कि लंबाई में या फिर पीस के हिसाब से, जैसे कि आप काटी कहीं पे लग रहा है ना, या बल्ब लग रहा है तो उसको हम पीस के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रेट, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला आइटम क्या था कि अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है। तो उसका जो आपका क्वांटिटी आया था, आप वीडियो पॉज करके पीछे आप देख सकते हैं, उसका जो क्वांटिटी आया था वो 4.32 था, ठीक है। और उसके बाद लाइन कंक्रीटिंग फाउंडेशन में जो लाइन कंक्रीट बिछाए थे उसको क्वांटिटी आपको लिखना है। नेक्स्ट आइटम जो है 1.44 था, ये मीटर क्यूब है ना, ये मीटर क्यूब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे कि इसका यूनिट। उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है आपका विद वाइट लाइम एंड सोची मोटार, उसका जो मोटार का जो रेशियो 1:2 है। फिर फाउंडेशन एंड ब्रिक है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो आपका प्लीथ तक जो आपका ब्रिक वर्क हो वो कितना हुआ, ठीक है। तो उस आइटम में उसका जो टोटल था क्वांटिटी आप नीचे देख सकते हो वीडियो में, तो उसका था आपका 3.24। इसका यूनिट क्या था, फिर आपका 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट का DPC डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। तो वो कितना था आपका DPC जो हम लोग निकाले थे वो था 2.4, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप जिस ये डिस्क्रिप्शन डाले हैं जिस SOR से, उस SOR में उसका रेट लिखा होगा और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही जो है लिख दे रहा हूँ कि क्या है, 350 रुपीज़ है, 220 रुपया है, उसके बाद 320 इसे आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो कि हर एक आइटम में कितना खर्चा आएगा। तो इस प्रकार हमने SOR से डिटेल एस्टिमेट से हमने क्वांटिटी लिखा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट निकालने के लिए, और SOR से हमने रेट लिखा और यूनिट हमें पता है कि किस आइटम को किस में मेजर करना है, और उसके बाद हमें अमाउंट जो है क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ये जो आइटम है इसको क्वांटिटी इतना है, रेट इतना है, तो कितना खर्च आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देना है 4.32 इंटू 350, ठीक है। इस प्रकार जो इसका खर्च है वो हो गया आपका 1512 रुपया, 1512 रुपया।
फिर उसी तरह से 1.44 इंटू 220 इक्वल्स टू 316.8। फिर आपका जो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन है उसका खर्च क्या हो जाएगा, सॉरी वो तो निकल गया। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क जो है इन फाउंडेशन 3.24 इंटू 300, क्वांटिटी 3.24 मीटर क्यूब है और क्वांटिटी जो है पर मीटर क्यूब इतना पड़ता है, तो टोटल क्या हो जाएगा 972। ठीक है। उसी तरह से अब ये जो DPC है 2.5 सेंटीमीटर का, उसका क्या खर्चा आ जाएगा 2.4 इंटू ये क्वांटिटी हो गया और रेट हो गया 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 220 + 2 हो गया 48 रुपीज़। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 4 आइटम का निकाल लिया और अभी 2-3 आइटम बचा हुआ है उसे भी हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार आगे की जो आपकी आइटम है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद वाइट लाइम, सुर्खी 1:2 का रेशियो लेना है। तो क्वांटिटी हम डिटेल एस्टिमेट से ले लेंगे 6.3, रेट जो है SOR से लेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट से 320 रुपया पर मीटर क्यूब है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। उसी प्रकार आपको डिटेल एस्टिमेट से क्वांटिटी लिखना है, SOR से रेट लिखना है और यूनिट आपको पता है कि किस आइटम के लिए कौन सा यूनिट है और मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिख देना। अब लास्ट में जब सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या आएगा इस स्ट्रक्चर को बनाने में। तो हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिया था, एक वॉल लिया था। उसके बाद उसमें और कुछ परसेंटेज जोड़ा जाता है जिसे मैं बताऊंगा। और लास्ट में आपको क्या करना है कि जो अमाउंट है उसे जोड़ लेना है। ठीक है। और टोटल अमाउंट क्या आया वो लिख लेना है। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग खर्चे होते हैं। कंटिजेंसी कॉस्ट, जैसे एड फॉर कंटिजेंसी मतलब कि ऐसा वर्क जो मतलब कि जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिससे किसी आइटम का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। यानी कि प्लास्टर नहीं हो रहा, अर्थ वर्क नहीं हो रहा, ईंट की जोड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन उसमें वो चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि जेरोक्स करना हो गया। ठीक है। उसके बाद रेंट पे लेना हो गया और ऑफिस में जितने भी ज़रूरी चीज़ है जो प्रोडक्शन में नहीं है लेकिन खर्चे होते हैं उसी काम के पर्पज़ से। ठीक है। तो वो कंटिजेंसी हो गया 3% लेते हैं। फिर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट 2%। वो आप जब जिस विभाग में जाओगे या जहाँ पे काम करोगे हो सकता है कि अलग अलग हो। ठीक है। तो 3% यानी कि 3% मतलब क्या 3/100 यानी कि 3/100 यानी कि 0.036 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। 3796.54 इंटू 0.03 तो 113 रुपया हो गया। ठीक है। 113.89 हो गया। उसके बाद फिर 2% आपको जो है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इसमें और ऐड करना है। 3796.54 इंटू 2% इंटू 100 यानी कि 0.02 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 75 रुपया हो गया, लगभग 75.93। और सभी को जो है जोड़ देना है और लिख देना ग्रांड टोटल, मतलब कि वो दीवार बनाने का जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा आपका 3986.37 86.37। तो इस प्रकार देखा आपने देखा कि बहुत कम आइटम्स था इस दीवार को बनाने में। तो किस तरह से हमने डिटेल एस्टिमेट निकाला, किस तरह से हमने उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाला, कितना खर्च आएगा। तो उसी तरह से आपको एक रूम हो, उसके बाद एक रूम पढ़ना है, फिर डबल रूम विद बरामदा पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद इंक्लाइन रूफ, एक टिम्बर रूफ पढ़ना होगा और एक स्टील रूफ होता है। उसके बाद फिर आपको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है कि जो पिलर पे ही बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ब्रिज, कलवर्ट, ये सभी सारे का एस्टिमेट आपको इस 6 सेमेस्टर में बनाने हैं। ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा आइडिया दिया था कि किस तरह से एस्टिमेटिंग करना है, कुछ नहीं है, बस मेंसुरेशन है। बस नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़्यादा होते हैं तो उसे बारी बारी से एक एक करके थोड़ा पेशेंस रख के आपको करना है काम को।
और आपकी कैलकुलेशन करने के लिए तो आपके हाथ में कैलकुलेटर है ही, तो कितना भी बड़ा लंबा लेंदी रहे आप आराम से कर सकोगे। बस बी कॉन्फिडेंट। और अगले वीडियो में मैं आपको झारखंड सरकार का जो एक एस्टिमेट होगा उसे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एस्टिमेट बनाया गया है, किस तरह से अब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।